हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं। तो यहाँ लिखा है सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अब आगे चलते हैं तो इस वाले चित्र में देखते हैं कि यह एक वृत्त है, सी इसका केंद्र है और यह एक प्रकार से रेखा है। यह रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। इसका मतलब हम इसको छेदक रेखा कहेंगे। 10वीं क्लास में आता है वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट छेदती हुई जाए उसे क्या कहते हैं? उसको छेदक रेखा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सीकेंट, दिस इज कॉल्ड जीवा कॉर्ड, डायमीटर व्यास एंड रेडियस त्रिज्या। अब बच्चों आगे चलते हैं। इस वाले चित्र में देख पा रहे हैं हम कि एक रेखा है जो वृत्त के ना अंदर जा रही है ना वृत्त के बाहर से है, वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, इसलिए इसको स्पर्श रेखा कहेंगे। स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाए। तो पी बिंदु पर एल रेखा स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा। तो यहाँ से फिर से रिवाइज करते हैं। त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की सीधी दूरी है, दिस इज कॉल्ड रेडियस और इसका सिंबल है आर। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, इसका सिंबल होता है डी और यह त्रिज्या से दुगना 2r। अब आती है जीवा। जीवा वह रेखाखंड है जो वृत्त जीवा वह रेखाखंड है जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर हो और सबसे बड़ी जीवा का नाम व्यास है। अब आता है रेखाखंड। रेखाखंड यह आता है छेदक रेखा। छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर छेदती हुई जाती है। हाँ, इसके बाद आता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अब चलते हैं इसी के परिवार में आगे। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक केंद्र, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र सी है और जीवा ए भी है। अब केंद्र से इस जीवा के ऊपर एक लंब डाला गया है। केंद्र से जीवा के ऊपर जब लंब डाला जाता है तो जीवा को वो समद्विभाजित करता है। इसका मतलब AP की दूरी BP के बराबर है। AP बराबर BP। कुल मिला के वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यह एक प्रमेय है। इस वाले फिगर में देख पा रहे हैं कि यह वृत्त है, वृत्त का केंद्र C है और दो जीवाएं हैं AB और PQ। यह दोनों जीवाएं बराबर। तो इन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित हो रहा है वो भी बराबर होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि दो जीवाएं बराबर हैं वृत्त के अंदर तो उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण आपस में बराबर होता है। यह भी एक प्रमेय 10वीं क्लास में है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यह एक वृत्त है और यहाँ पर केंद्र C है। इसकी दो जीवाएं हैं और इन जीवाओं की लंबवत दूरी केंद्र से बराबर है। कुल मिला के बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर होती है। अब आता है यह वाला चित्र। इसमें आप देख पा रहे हो यह एक वृत्त है जिसका केंद्र C है और यहाँ पर एक चाप है AB। इसे हम लघु चाप कहेंगे और इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। तो ये लघु चाप और यह दीर्घ चाप। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लघु चाप के द्वारा वृत्त की शीर्ष भाग पर अंतरित दो कोण हैं, यह आपस में बराबर होते हैं। ध्यान रखें, एक निश्चित चाप के द्वारा वृत्त की शीर्ष भाग पर बने सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी Q कोण P कोण की बराबर है। यदि यह 40 है तो ये भी 40 है, यदि ये 60 है तो यह भी 60 है। तो बच्चों ध्यान रखें, इस वाले फिगर में आप देख पा रहे हो कि यह एक वृत्त है जिसका केंद्र C है। यहाँ पर एक जो चाप है लघु चाप AB है, दीर्घ चाप AB है, ADP है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि लघु चाप के द्वारा यानी कि एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और उसी चाप के द्वारा वृत्त की शीर्ष भाग पर अंतरित कोण बने हुए हैं। तो शीर्ष भाग पर बना हुआ अंतरित कोण D है और केंद्र पर बना कोण C है। तो इनके बीच एक संबंध होता है। केंद्र पर बना कोण शीर्ष भाग पर बने कोण से दोगुना होता है या केंद्र पर बने कोण से शीर्ष भाग पर बना कोण आधा होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भैया ये इस पे देखो एक लाइन बनी, इस पे दो लाइन, इसका मतलब ये इससे दोगुना है, इससे ये दोगुना है। यदि ये 40 है तो 80 है, यदि ये 60 है तो 120, यदि ये 20 है तो ये 40 है, यदि ये 10 है तो ये 20 है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब आता है बच्चों यहाँ पर देखते हैं दोस्तों इस वाले फिगर में यह एक वृत्त है और इसका एक व्यास है जिसका नाम ACB है। चूंकि व्यास किसी वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है तो हम चर्चा करेंगे
इस वाले फिगर की। यह हमारा अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त। तो हम देख पा रहे हैं कि एक जो चाप है ए बी, इस ए बी चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित हो रहा है ये वाला, तो ये 180 डिग्री है, क्योंकि ये स्ट्रेट सीधी लाइन बन रही है। सीधी लाइन पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस चाप के द्वारा इस केंद्र पर बनने वाला कोण 180 है। अब उसी चाप के द्वारा वृत्त के शीर्ष भाग पर बनने वाला कोण जो है इससे आधा होगा। तो इस प्रकार से यह 180 का है, तो ये होगा 90 का। तो कुल मिला के अगर हम इस फिगर को देखें तो अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कुल मिला के अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का प्रत्येक कोण समकोण होता है। यदि आप यहाँ से इतना भी मिलाते हैं तो यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ से लेकर के यहाँ मिलाते हैं तो ये भी 90 डिग्री। सभी यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी कोण होंगे सब 90 डिग्री होंगे। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अब बात आती है इस वाले फिगर की। यह फिगर आपको बता रहा है कि यह एक वृत्त है। वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, इसे हम बाह्य बिंदु कहेंगे। बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर दो जीवाएं बनाई जा रही हैं, PB और PA। यह दोनों जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। कुल मिला के प्रमेय ये हुई कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से डाली गई दो जीवाएं आपस में बराबर होती हैं लंबाई में। यहाँ पर देखते हैं एक वृत्त दिया हुआ है, यहाँ पर एक केंद्र दिया हुआ है। केंद्र से स्पर्श रेखा पर एक लंब डाला गया है, या कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा को त्रिज्या से मिला दिया जाता है। स्पर्श रेखा को त्रिज्या से मिला दिया जाता है स्पर्श बिंदु पर, तो यह यहाँ पर समकोण बनाता है। त्रिज्या जीवा पर लंबवत होती है। अब आता है यह वाला फिगर। छात्रों, यह एक वृत्त है जिसका केंद्र C है और इसमें एक चतुर्भुज बना हुआ है। ABCD एक चतुर्भुज है। वृत्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। वृत्त के अंदर बना हुआ एक चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसका यह शर्त होनी चाहिए कि जो चतुर्भुज है उसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर ही स्थित हो, ना तो बाहर निकल जाए और ना ही अंदर रह जाए। ये इसकी गारंटेड शर्त है। अब आती है बात इसकी कि इसके कुछ गुणधर्म होंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोण यानी सम्मुख A के सामने C, तो इन दोनों सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार से B और D का योग भी 180 होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आती है बात यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है जिसका केंद्र C है और इस यहाँ पर एक चाप है AB, लघु चाप AB के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और इसी के द्वारा परिधि पर वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण D है। तो D और C का रिलेशन क्या होगा? D से C दोगुना होगा, ये बात पक्की है। और D और E चक्रीय चतुर्भुज की कोण है, इसलिए D और E का योग 180 डिग्री होगा। तो D और E का योग 180 होगा और इन दोनों के बीच में संबंध होगा, ये यदि है जितना भी है इसका ये आधा होगा। अब सीधी सी बात है, मान लेते हैं 100 डिग्री है तो स्वाभाविक बात है ये 50 है और 50 और इसको मिल के चल रहा है 180, तो 50 में हम 130 जोड़ देंगे तो 180, तो ये हो गया 100, ये हो गया हमारा 50, तो ये हो गया 130। इसी प्रकार से यहाँ कोण आप बदलोगे तो ये बदलेगा और ये बदल जाएगा। इस प्रकार से ये स्थिति यहाँ पर बनती है। अब आती है बात, दो सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। 10th क्लास में आता है कि दो सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है। सर्वांगसम का मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हैं? एक जैसे हैं, बिल्कुल एक सी माप की है। अब यहाँ 10th क्लास की जो दोनों टॉपिक हैं इसे छात्रों ध्यान से सुनिए। यह एक वृत्त है और यहाँ पर केंद्र C है और इस पर दो बिंदु A और B है। अब यहाँ पर C को A से मिलाया, C को B से मिलाया, तो यहाँ पर ये दोनों त्रिज्या हैं। दो त्रिज्याओं और एक चाप से बंद जो क्षेत्र है या जो आकृति है उसे हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, इसे कहते हैं सेक्टर। सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है θ/360 πr²। और इसके बाद संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो θ/360 2πr, ये इसका सूत्र हो गया। अब बात आती है वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट की।
तो यहाँ पर ये सेगमेंट आपको बताया गया है। तो सेगमेंट होता है एक जीवा और उसका जो संगत चाप है उससे बंद यह आकृति इतनी, इसे बोलते हैं वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले देखना है कि हमको देखना है पहले ये आकृति CABP, ये हमारा त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड में से यदि हम इस त्रिभुज को घटा दें या हटा दें तो हमें मिलेगा यह वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, माइनस कर देंगे उसके साथ बनने वाला संगत त्रिभुज। संगत त्रिभुज कई प्रकार की आ सकता है, हो सकता है यह समद्विबाहु हो सकता है यह समबाहु हो सकता है यह और भी स्थिति में जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि यह समबाहु है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ध्यान से सुनो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा अपना, यहाँ ध्यान से सुनिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और भुजा का 2, इससे हम क्षेत्रफल निकाल के यहाँ पर रखेंगे। और यदि यहाँ पर कोण पता है और कोण पता है तो इसके लिए एक जो सबसे आसान फार्मूला है वो है 1/2 त्रिज्या बघात 2 साइन थीटा। यहाँ पर त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो गया। तो आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 360 πr², ये हुआ हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 r² साइन थीटा। यह सूत्र हमारा सभी त्रिभुजों में लग जाएगा, इसलिए हम इसको बहुत अच्छा सूत्र मान सकते हैं। तो दोस्तों हम आपने आज वृत्त और वृत्त के परिवार को जाना। इतनी जानकारी आप रखते हैं तो शायद 9th कक्षा और 10th कक्षा की परीक्षाओं में आप सवाल अच्छे से कर पाएंगे। प्रिय दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल बटन दबा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।